स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिसेंटली अजरबैजान ने भारत के हथियारों में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और अजरबैजान को वही हथियार चाहिए थे भारत से जो भारत ने अर्मीनिया को दिए हैं। अब अजरबैजान को वही हथियार क्यों चाहिए भारत से जो भारत ने अर्मीनिया को दिए, और भारत से अजरबैजान ने यह हथियार डायरेक्टली नहीं मांगे, मतलब डायरेक्टली भारतीय सरकार को अप्रोच ही नहीं किया। अजरबैजान ने बीच में रखा एक बिचौला, मिडलमैन, एक आपकी थर्ड कंट्री जो भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है, और उस देश को बोला कि देखिए, आपको मेरे और भारत के बीच में डिफेंस डील करवानी है, आप मेरे बिहाफ में आप जाके बोलिए, क्योंकि आप मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप जाइए और भारत से हथियार मांगिए। अब वो थर्ड कंट्री जो है वो भारत के पास पहुंचता है, और भारत के पास पहुंच के वो थर्ड कंट्री ये बोलता है कि देखिए भारत, आप जो हैं आने वाले टाइम पे आपका विजन है कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप दुनिया के लार्जेस्ट वेपन सप्लायर बनना चाहते हैं। जैसे आज यूएसए और रशिया से ज्यादातर देश जो है हथियार ले रहे हैं, तो आप भी तो ये विजन लेके चल रहे हो कि आने वाले टाइम पे आप लार्जेस्ट सप्लायर बनेंगे ग्लोबल लेवल पे। तो अब भारत ने बोला हाँ बिल्कुल, तो बोला लीजिए मैं आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर दे रहा हूं। तो भारत थोड़ा सोचने लगा कि लॉन्ग टर्म पार्टनर आप लेने वाले कि नहीं। उसने बोला नहीं, मैं नहीं लूंगा, अजरबैजान लेगा। मैं आपको लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक आपके लिए एक पार्टनर लेके आया हूं जो लगातार आपसे हथियार क्या करेगा कि मांग करेगा, और आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। भारत का रिएक्शन क्या होना चाहिए कि भारत तो चाहता है कि मेरे हथियार जो है ज्यादा से ज्यादा बिके और यूएसए रशिया पे कम डिपेंडेंसी हो बाकी देशों की, और मैं भी ग्लोबल लीडर बनूं। लेकिन भारत ने मना कर दिया। भारत ने उस थर्ड कंट्री को, अब ये थर्ड कंट्री कौन है हमें नहीं पता, जो भारत और अजरबैजान दोनों की बहुत अच्छी दोस्त है, राइट। उस थर्ड कंट्री को भारत ने बोला देखिए आप साइड रहिए, हमारी आपकी दोस्ती कायम रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, हमारे रिश्ते अच्छे रहने चाहिए, लेकिन आप अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ मेरे पास पहुंच रहे हो, ये बोल रहे हो कि बायलैटरल ट्रेड करना है उसके साथ, तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। मैं बीच में कोई बिचौला डाल के किसी भी तीसरे देश के साथ मैं बायलैटरल ट्रेड नहीं करना चाहता। अगर ट्रेड होगा बिल्कुल सामने ऑन टेबल। अगर अजरबैजान को कुछ चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट, इकोनॉमिक टाइप करना है, डिफेंस टाइप करना है, राइट, तो वो आके मेरे साथ ऑन टेबल करे। लेकिन क्या सिर्फ कारण यही है इसके पीछे कि क्यों थर्ड कंट्री के जरिए अजरबैजान ने भारत को अप्रोच किया, इसलिए भारत ने मना किया, कि इसकी वजह कुछ और है? वजह कुछ और है। वजह जो है वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्यों अजरबैजान को वही हथियार चाहिए जो हथियार अर्मीनिया ने भारत से लिए हैं। क्योंकि अजरबैजान, और मेरे दोस्तों, ये है आपका अजरबैजान और ये है आपका क्या, अर्मीनिया। ये है अर्मीनिया। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लंबा बॉर्डर साझा करते हैं, है ना, बहुत लॉन्ग बॉर्डर जो है एक दूसरे का शेयर करते हैं। और अजरबैजान और अर्मेनिया एक टाइम पे सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, और अजरबैजान और अर्मेनिया 1923 के बाद लगातार एक दूसरे से लड़ रहे। 1923 से लेके 1988 तक, 1988 तक यह जंग मुक्कों वाली नहीं थी, हथियारों वाली नहीं थी। 1988 के बाद यह बहुत बड़े लेवल पे मेरे तो जंग, कहीं हजार लोगों ने, कहीं लाखों लोग जो है डिस्प्लेस हो गए, हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसमें, और यह कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चलते आ रहा है। और यहीं पे अर्मीनिया ने भारत की तरफ अपना रुख मोड़ा हथियार लेने के लिए, और अजरबैजान को भी वही हथियार चाहिए। क्यों? क्योंकि अजरबैजान को समझ आया कि अगर अर्मीनिया इतना बड़ा डिफेंडर बन चुका है, मेरे लॉन्ग रेंज मिसाइल को आराम से डिफेंड कर रहा है, तो उसके पीछे भारत के हथियारों का बहुत बड़ा रोल है। तो क्यों ना मैं सेम हथियार लेके अर्मीनिया को काउंटर करूं। लेकिन भारत ने मना कर दिया। तो भारत क्या अजरबैजान के साथ इस तरीके का कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता है कि आखिरकार इसकी कोई और वजह है? और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, ये अर्मीनिया, अजरबैजान और आपका जॉर्जिया जिस जगह पे पड़ते हैं ना, इस जगह को हम बोलते हैं सदर्न कॉकेसस रीजन। क्या बोलते हैं हम? सदर्न कॉकेसस रीजन। सदर्न कॉकेसस रीजन क्या होगी? कॉकेसस क्या है? तो कॉकेसस एक पहाड़ का नाम है बच्चा, यूरोप में मिलता है। अब इसी कॉकेसस के सदर्न हिस्से में जो ये क्षेत्र है ना, ये रीजन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका सदर्न कॉकेसस रीजन। इतने छोटे छोटे पिद्दू से देश हैं, राइट, लेकिन दुनिया भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
रशिया के लिए, फ्रांस के लिए, ग्रीस के लिए, यूके के लिए, यूएसए के लिए, इवन भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। कारण क्या है यही हम समझते हैं। सबसे पहला कारण है कि इसके आसपास लगने वाली वाटर बॉडी। अगर आप देखेंगे अजरबैजान जो है वो एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी के साथ सीमा बनाता है। इस वाटर बॉडी का नाम है कैस्पियन सी। क्या नाम है? कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी मेरे दोस्तों भंडार है किसका? नेचुरल गैस का और ऑयल का। और नेचुरल गैस और ऑयल जहां होगा मेरे दोस्तों वहां पे क्या होगी? हर देश की नजर होगी। दुनिया भर में छोटे छोटे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। दो देश जो हैं लड़ रहे हैं, लेकिन अजरबैजान और आर्मीनिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीजन भरा पड़ा हुआ है किसका? भंडार है क्या आपका मेरे दोस्तों? रिसोर्सेज का, मिनरल्स का। और साथ में ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये एशिया और यूरोप को बचा जोड़ता है ये रीजन। तो ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खास करके अगर मैं बात करूं ट्रेड से या सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ रिश्तों की बात करूं तो भारत के लिए यह जगह बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। और ऊपर से मेरे दोस्तों ये ब्लैक सी, राइट, ब्लैक सी। अब यूरोपियन कंट्री की रशिया के साथ बिल्कुल नहीं बनती, तो वो क्या करते हैं? अपने नेचुरल गैस और ऑयल को इसी जगह से पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करवाते हैं। मतलब वो इसी जगह से इसको बाईपास करवाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इन दोनों जगहों को यूएसएसआर से अलग किया गया, कारण यही था कि यूरोप कंट्री को एक स्टेबल रीजन चाहिए था जो आपका रशिया को बाईपास करते हो उन्हें कंटिन्यूस आपका नेचुरल गैस और ऑयल की सप्लाई प्रोवाइड करे। अब अगर आप मुझसे बात करोगे कि भारत के लिए यह जगह क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसने लगातार भारत को क्या किया? परेशान किया है। और अगर आपको पता होगा ये रीजन जो है, ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन में है, जो एकमात्र जो इलाका था जहां से भारत सेंट्रल एशिया के साथ अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को बढ़ा सकता था, वो तो इसके कब्जे में है नहीं है। वो तो इलीगल अवैध कब्जे में किसके? आपके पाकिस्तान के। इसलिए मेरे दोस्तों भारत को एक रूट चाहिए था ताकि वो सेंट्रल एशियन कंट्री और आपका यूरोप और रशिया के साथ कनेक्टिविटी में रहे। और भारत को वो कॉरिडोर मिला जिसका नाम है ये नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। ये नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर जो है जहां से आपका अरबों डॉलर का ट्रेड जाता है, जहां से भारत जो है सेंट्रल एशियन कंट्री और रशिया और यूरोप के साथ कनेक्टेड रहता है। ये किस जगह से निकलता है? जिस जगह में आपका आर्मीनिया और अजरबैजान है। इसलिए ये सब देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, यहां पे अमन रखने के लिए, पीस रखने के लिए, और ये किसी एक देश के कंट्रोल में ना है, इससे सारे देशों की नजर जो है यहां पे रहती है। अभी आप देखिएगा, अभी भी ये हॉटस्पॉट है, आने वाले टाइम पे ये और बहुत बड़े लेवल पे क्या बनने वाला? हॉटस्पॉट बनने वाला है। हॉटस्पॉट, ग्लोबल हॉटस्पॉट किसका? कॉन्फ्लिक्ट का मेरे दोस्तों, किसका? कॉन्फ्लिक्ट का। अब इससे पहले मैं आगे चलूं कि भारत ने आखिरकार जो है अजरबैजान को मना क्यों कर दिया थर्ड पार्टी के जरिए कि भाई हम तुम्हें हथियार नहीं देंगे, उससे पहले हमें समझना है कि आर्मीनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है क्या। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आर्मीनिया और अजरबैजान एक टाइम पे सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, और जब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे तो उस वक्त जो है 1923 में सोवियत यूनियन ने क्या किया? नगोर्नो कारबाख, यही तो प्रॉब्लम है, यही जगह। ये नगोर्नो कारबाख कहां पे है? ये व्हाइट के साथ कलर कर रहा हूं, ये है नगोर्नो कारबाख। बच्चा नगोर्नो कारबाख जो रीजन है ना, यहां पे 95% आर्मीनिया के लोग रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आर्मीनिया और अजरबैजान जो है इनकी एथनिसिटी सेम नहीं है। अब जब मैं एथनिसिटी की बात करता हूं, हो सकता है इनकी रिलीजियस विचारधारा, राइट, हो सकता है इनके रिचुअल्स, हो सकता है इनकी भाषा एक दूसरे से बहुत अलग हो, और ये सबसे बड़ा कारण है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ना नहीं चाहते। अब ये जो नगोर्नो कारबाख रीजन है जो आज अजरबैजान में है, इसको स्थापित ही 1923 में सोवियत यूनियन ने किया। किस नाम से? नगोर्नो कारबाख ऑटोनोमस ऑब्लास्ट। और यहां पे इसको स्टैब्लिश कहां कर दिया? किसके बीच? अजरबैजान के बीचों बीच। अब 95% आपके क्या है यहां पे? आर्मीनियन है, राइट। उनको कंट्रोल करेगा कौन? वो लोग जो डिफरेंट एथनिसिटी से। बोल तो दिया एटोनमस, लेकिन एटोनमस था नहीं। अब अजरबैजान भी इसको क्लेम करता था और मेरे दोस्तों आर्मीनिया भी इसको क्लेम करती थी। अब नगोर्नो कारबाख रीजन मिनरल्स के लिए बहुत माना जाता है, यहां पे बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग से पैसे कमाए जाते। अब क्या हुआ? 1988 में यहां के लोग जो हैं वो दबाव फील करना स्टार्ट हो गए कि यार हम जो हैं मेजॉरिटी में होने के बाद भी इस रीजन में हमें कौन रूल कर रहा है? अजरबैजान की कम्युनिटी।
हम ये नहीं चाहते। तो 1988 में इन्होंने क्या किया मेरे दोस्तों, एक कानून पास किया इसी ऑटोनमस रीजन ने। इनको अब ऑटोनॉमी थी, तो इन्होंने जब कानून पास किया, इन्होंने बोला कि हमें क्या डिक्लेयर करना है, इसको हम चाहते हैं कि ये आर्मीनिया के साथ चला जाए। हम चाहते हैं नगोर्नो काराबाख जो ऑटोनमस रीजन है वो आर्मीनिया के साथ जुड़ना चाहता है। और 1988 से ये विवाद स्टार्ट हो गया। अब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा। अब जब सब सोवियत यूनियन टूटा तो ये दोनों जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से लड़े। इन दोनों ने एक दूसरे पर कई हमले किए। कम से कम 30,000 लोग जो हैं बचा उस वक्त मारे गए। इस वॉर को बोला गया था फर्स्ट काराबाख वॉर। क्या कारबाख, क्या द फर्स्ट कारबाख वॉर, जो लगातार 1988 से 1994 में चली। 30,000 से ज्यादा लोग जो है इसमें मारे गए और कई लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। अब दोस्तों यहां पे क्या हुआ, जब 1994 में इसका समझौता कैसे हुआ, रशिया बीच में आया। रशिया ने बोला देखो भाई सीज फायर करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ो मत, इसको सीज फायर करो, ठीक है। कुछ बातें जो है अभी इस रीजन को डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ, बस सीज फायर करा दिया। अब वही सीन जो आपको पता है कि जब पाकिस्तान ने इलीगली कश्मीर को ऑक्युपाई किया, कश्मीर के कुछ रीजन को ऑक्युपाई किया, तो उस वक्त क्या है किस तरीके से सीज फायर करवा दिया गया और आज भी ये फसाद का जड़ बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। वैसे ही ये रशिया ने उस वक्त कर दिया। रशिया ने सीज फायर एग्रीमेंट करवा दिया, ठीक है, किसके जरिए, एक बिश्केक प्रोटोकॉल, दोनों को बुलाया और बोल दिया अब जो कारबाख रीजन है ये डी फैक्टो इंडिपेंडेंट रहेगा। कैसे रहेगा भाई, दोनों जब देश क्लेम कर रहे हैं, आप इसको इंडिपेंडेंट कैसे रहने दोगे। फिर कई सालों तक आप मुझे बताओ, पाकिस्तान और भारत के बीच में नियर एलओसी लगातार सीज फायर वायलेशन होती है। लगातार पाकिस्तान जो है क्या करता है, हमला करते रहता है, ठीक है, शेलिंग करता रहता है। वैसे ही ये दोनों एक दूसरे पे क्या करते रहे, शेलिंग करते रहे। लेकिन ये शेलिंग जो है ये बदल गई फिर एक बहुत बड़ी वॉर में। कब, सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में दोनों ने एक दूसरे को मेरे दोस्तों ड्रोन्स और शेलिंग जो है बहुत इंटीरियर रीजन में करना स्टार्ट कर दिए। अब ये फसाद इतना बढ़ गया कि यूएसए इनको बोल रहा है रुकिए, फ्रांस इनको बोल रहा है रुकिए, रशिया बोल रहा है रुकिए, इन्होंने बोला हम नहीं रुकेंगे और इन्होंने एक दूसरे पे लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है दागना स्टार्ट कर दिए। अब आर्मीनिया को यहां पे समझ आया कि अजरबैजान बहुत पावरफुल है। अब अजरबैजान पावरफुल क्यों था, क्योंकि आपको एक बात समझना है, अजरबैजान को सपोर्ट किसकी थी, आपकी पाकिस्तान, और किसकी सपोर्ट थी, टर्की की। आप समझ रहे हैं। अब आपको यहां पे समझ आ रहा होगा कि भारत ने क्यों साथ नहीं दिया अजरबैजान का, अब आपको समझ आएगा, राइट। अब आर्मीनिया को एडवांस हथियारों से मेरे दोस्तों हमला करना स्टार्ट किया अजरबैजान ने, टर्की से लेके और पाकिस्तान के। इवन आर्मीनिया ने यह भी क्लेम किया कि पाकिस्तान की बहुत सारी आर्मी जो है बैटलफील्ड में लड़ रही है, किसके खिलाफ, आर्मीनिया के खिलाफ लड़ रही है, अजरबैजान का साथ दे रही है। अब आर्मीनिया ने रशिया के पास गई, रशिया ने बोला कि नहीं सीज फायर करना है, सीज फायर करना है, क्योंकि रशिया किसी न किसी तरीके से चाहता है कि उसके अजरबैजान के साथ समझौते अच्छा हो जाए ताकि वो कैस्पियन सी का सारा रिसोर्स ले पाए। तो इसलिए उसने आर्मीनिया पे ये फोर्स डाला कि भाई तुम रुक जाओ, सीज फायर करो। अब जब आर्मीनिया को सबसे ज्यादा हथियार देता ही रशिया था, तो आर्मीनिया ने यह फैसला किया कि भाई अब मैं जो हूं हथियारों के लिए किसी और देश के लिए पास जाऊंगा। और वो किसके पास पहुंचा, भारत के पास पहुंचा। और भारत के साथ उसने करी क्या, डिफेंस डील, और भारत से उसने लिए दबा के हथियार। भारत पहली बार अगर किसी ने भारत से भारत का बना हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम अगर लिया था वो था आर्मीनिया। और आर्मीनिया ऐसे भारत आर्मीनिया के लिए सबसे लार्जेस्ट सप्लायर बन गया और इन हथियारों की मदद से आर्मीनिया ने बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाया अजरबैजान को। अब देखिए कारण ये सिर्फ नहीं है कि अजरबैजान के साथ पाकिस्तान और टर्की जो आज भारत के बहुत खिलाफ हैं, इसलिए भारत क्या कर रहा है, आर्मीनिया का साथ दे रहा है। नहीं, कारण एक और आपको समझना है, कारण है मेरे दोस्तों कि आपका जो आर्मीनिया है ना, आर्मीनिया में जो देश आर्मीनिया को सपोर्ट करते हैं वो भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे आपका ग्रीस, जैसे आपका फ्रांस। तो इस रीजन में सिर्फ भारत जो है ये नहीं देख रहा कि भाई मुझे आर्मीनिया को इसलिए सपोर्ट करना है क्योंकि पाकिस्तान और उसको कौन सपोर्ट कर, टर्की। इस रीजन में वो ये भी देख रहा है कि मेरे जो सबसे बेहतरीन देश है जिनके साथ मेरे सबसे बेहतरीन रिश्ते हैं वो भी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहां दे रहे हैं, यहां पे आर्मीनिया पे। तो मुझे अगर इस वक्त मैं अजरबैजान के साथ जाता हूं तो मेरे अल्टीमेटली इन देशों के साथ भी बहुत बुरी तरीके से रिश्ते खराब होंगे, बहुत बुरी तरीके से रिश्ते खराब होंगे। और तीसरा कारण मैं आपको बताता हूं जो सबसे बड़ा कारण है, जो भारत ने अजरबैजान को हथियार नहीं दिए, क्योंकि अजरबैजान ने 2023 में पाकिस्तान को जम्मू एंड कश्मीर के लिए सपोर्ट किया
उसने बोला कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है, ठीक है, वो जम्मू एंड कश्मीर इलीगली ऑक्युपाइड है। किसका? आपने भारत ने इलीगली ऑक्युपाइड किया। वो किसका हिस्सा है? आपका पाकिस्तान का। और टर्की भी यही कर रहा है। टर्की भी लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कश्मीर कॉज में। लेकिन आर्मीनिया ने किसका स्टैंड लिया? आर्मीनिया ने भारत का स्टैंड लिया। आर्मीनिया ने बोला जम्मू एंड कश्मीर भारत का क्या है? अटूट हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। और अब अजरबैजान जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो, कश्मीर जहां पे हमने लाखों अपने जवानों को गवाया है ना, लाखों लोग बेघर हुए, कहीं जाने गई है मासूमों की, वो हम हिस्सा जो है ना, वो बोलते हैं ना कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वो वही हिसाब है। तो यहां पे हालांकि अजरबैजान के साथ हम बिलियन डॉलर्स की ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने अजरबैजान को यहां पे सपोर्ट नहीं किया। शायद वही थर्ड कंट्री अजरबैजान की जगह और किसी देश को लेके आती, शायद भारत उसको हथियार दे देता। लेकिन याद रखिएगा, भारत ने मना किया है, तो ये सबसे बड़ी वजह है मना करने का, जो अजरबैजान लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है। किसके लिए? कश्मीर इशू के लिए। कश्मीर इशू के साथ में आपको एक और बात समझनी है, हमें इस बात को भी बहुत ध्यान में रखना है। रिसेंटली आपका क्या हुआ? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट के बाद जो है आपका टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, इन तीनों ने क्या किया? आपका ट्राइलेटरल ट्रेड किया। और इसमें इन्होंने वापस जो है बहुत बड़े लेवल पे भारत को इनसिक्योर करने की कोशिश करी। बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने भारत को इनसिक्योर करने की कोशिश करी। फिर कश्मीर मुद्दे को इन्होंने उठाया। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्यों भारत अजरबैजान को हथियार देगा? क्यों? जो भारत, जो अखंड भारत की बात करता है, राइट, जो एक यूनाइटेड इंडिया की बात करता है, उसमें अगर कोई ऐसे देश हैं बाहर के जो बिना किसी वजह से भारत के इस अखंडता को, इस सॉवरेनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते, तो भारत किस तरीके से उसको हथियार देगा? तो यह भी बहुत बड़ा कारण है कि इस्लामाबाद का जो पोजीशन है उसको पूरी तरीके से बैक करता है कौन? आपका अजरबैजान। टर्की तो है ही, आपको पता है टर्की तो अलग ही लेवल पे चल रही है। अब आप देखो भारत के ट्रेड रिलेशन समझना अजरबैजान और आर्मेनिया के साथ। भारत के जो अजरबैजान के साथ ट्रेड रिलेशन है ना, वो कितने? 1.43 बिलियन डॉलर। बहुत बड़े लेवल पे भारत के टूरिस्ट पसंद करते हैं अजरबैजान जाना। अजरबैजान और भारत के बीच में डायरेक्ट एयर फ्लाइट जाती हैं। आर्मेनिया और भारत के बीच में डायरेक्ट एयर फ्लाइट है ही नहीं है, लेकिन अजरबैजान और भारत के बीच में डायरेक्ट एयर फ्लाइट है। भारत ने विदेश, आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, उसके द्वारा बहुत बड़े लेवल पे अजरबैजान पे ऑयल स्टेक्स खरीदे हुए हैं, ठीक। और वहीं पे अगर आप आर्मेनिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप देखोगे तो वो बहुत वीक है। भारत और आर्मेनिया के बीच में 2023 में जो आपका क्या हुआ, ट्रेड व्यापार था, जो वो कितना था? सिर्फ 134 मिलियन डॉलर। और वहीं पे अगर आप यहां देखोगे अजरबैजान के साथ कितना था भारत का? 1.435 बिलियन डॉलर। लेकिन भारत तैयार है हर कोई नुकसान उठाने के लिए। कश्मीर से ऊपर कोई नहीं है, भारत की सॉवरेनिटी से ऊपर कुछ नहीं है। जो प्रियम्बल में लिखा है, जो संविधान में लिखा है, भारत उसके साथ इंटैक्ट रहना चाहता है। इसलिए यह कारण है कि भारत ने क्या नहीं किया, आपका अजरबैजान का साथ नहीं दिया और अजरबैजान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक टाइम आएगा अजरबैजान सारी कंडीशंस फुलफिल करेगी। उसे पता है कि अगर मुझे आर्मेनिया को अब हराना है तो भारत के साथ रिश्ते ठीक करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अब आपके लिए मेरे दोस्तों एक सवाल कि बताइए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक, यहां पे पीक लिखना मैं भूल गया, चोटी ऑफ यूरोप। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन में जरूर बताइएगा। साथ में ही मेरे दोस्तों आपके लिए एक और चीज कि लगातार बोल रहे हैं एसआईपी प्रीलिम्स आ रहा है 2025 में। जो भी एस्पिरेंट्स अपीयर करना चाहते हैं तो उनके लिए इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं है। आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेबल है, इसलिए हम इसको वापस लेके आए हैं। मेरे दोस्तों दिसंबर में ये मॉर्निंग बैचेस जो है लगातार स्टार्ट हो रहे हैं। आप इसमें इस कोर्स को अवेल कर सकते हो एट ओनली 5999। उसके लिए आपको क्या करना है, www.studiiq.com या StudyIQ की ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे आप इनमें जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, वेबसाइट में जाओगे, वहां पे आपको यूपीएससी एक्सप्लोर कोर्सेज मिलेगा ऑप्शन, और एक्सप्लोर कोर्सेज में मेरे दोस्तों आप क्लिक करेंगे और आपके सामने आगे कोर्स खुल जाएगा एसआईपी का। वहां पे आप देखोगे कि आपको जो कोर्स 15,000 में जो इसकी एक्चुअल प्राइस थी वो आपको 5999 में मिलेगा, लेकिन
5999 में भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। बस आपने क्या करना है, RDX लाइव कूपन कोड यूज करना है, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरे दोस्तों, करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से आपको ये प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री में कौन कौन सी प्लेसेस जो न्यूज में थी जहां पे आपको ये कॉइन्स मिले, या आपको कोई और टॉयज मिला, या आपको मेरे दोस्तों कोई भी आपको आर्टिफैक्ट्स मिले, उसके रिलेटेड भी आपको हर एक चीज बताई जाएगी। ज्योग्राफी में प्लेसेस इन न्यूज से कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस कोर्स को अवेल करना ना भूलना। लाइव आप फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। तो ये कोर्स SIP 2025 को अवेल करने के लिए www.studyiq.com और StudyIQ की ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलिएगा। आप मेरी वीडियोस को बहुत ही प्यार दे रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट भी कीजिए। एक बार फिर आपको जय हिंद, जय भारत। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।